हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमैन। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टडी फॉर गेट। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग की 4 ईयर जर्नी को, और इसमें हम देखेंगे कि कौन से ईयर से या फिर सेमेस्टर से हमें गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है इंजीनियरिंग के 4 साल। यह देख के हमें क्या लग रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में टू फोर्थ ईयर, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये है स्ट्रेसफुल एरिया। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होता है और फोर्थ ईयर तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने जब भी प्लानिंग की है अपनी पूरी स्टडी की, वो प्रॉपर नहीं की है, प्रॉपर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ना। टाइम को आपने प्रॉपर हर एक सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इसके कारण से एंड ऑफ द ईयर में आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है। क्लियर हुई बात? क्या होता है, हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में स्पेशली इन फर्स्ट सेमेस्टर हम जस्ट 12th से पास आउट होकर आते हैं। 12th से जब पास आउट होकर आते हैं तो हमारे ऊपर ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 12th में हमने काफ़ी पढ़ाई की हुई रहती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कॉलेज मिल जाता है और हमारी इंजीनियरिंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम पहुंचते हैं तो हमें ये आता है, भाई हम कॉलेज लाइफ में आ गए हैं तो मस्ती मजाक करेंगे और आराम से इंजीनियरिंग लाइफ कट जाएगी, ये सोचते हैं हम। ठीक है, तो फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, उसमें आराम से आपकी लाइफ कट जाती है। फिर आता है सेकंड सेमेस्टर, और सेकंड सेमेस्टर में आपके जैसे ही रिजल्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर का तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो इसीलिए देखने जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर सेमेस्टर पे, और हम हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन प्रॉपर करेक्ट समय पर कर पाएँ और करेक्ट टाइम पर अपीयर हो पाएँ। ठीक है, देखते हैं। अभी आप देखें फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो वर्क होना चाहिए ना, वो होता है, और होता भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी जस्ट 12th पास आउट हुए हैं, वो भी मेरा वीडियो देखेंगे, और जिन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है तो वो भी सोचेंगे कि हाँ हमने ऐसा किया था। तो क्या होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही हम कॉलेज लाइफ में पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले तो कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। भाई कॉलेज में देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, वो सब हम एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। जो हमारे टाइप के फ्रेंड्स होते हैं हम उस टाइप के फ्रेंड्स बनाते हैं। देन थर्ड हम क्या करते हैं, कॉलेज में जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो कॉलेज लेवल के कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर लीड भी करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हम और ज़्यादा कॉलेज में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट फिर 3 चीजें तो हमने कर ली हैं जिसमें पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं आई है। नेक्स्ट है फोकस ऑन ब्रांच कंसेंट्रिक सब्जेक्ट्स। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर में अगर कोई भी ब्रांच में आप चले जाएं, सिविल, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, तो इसमें क्या होता है ना, थोड़े कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स में मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, जो हम ऑलरेडी 12th तक पढ़ते हुए आए हुए हैं। तो हमें भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ हमारे लिए 3 सब्जेक्ट जो आए हैं तो वो कुछ नया है ना। तो फिर 2 सब्जेक्ट्स कुछ नए होते हैं। इसमें आपका एक सब्जेक्ट जो होता है ना, वो होता है आपका ब्रांच कंसेंट्रिक सब्जेक्ट। जैसे कि सिविल में एक आप सिविल का सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। मैकेनिकल में मिल जाएगा बीएमई, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देन इलेक्ट्रिकल में फिर आपको मिल जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। ऐसे करके आपको हर ब्रांच में आपको एक एक आपका खुद के ब्रांच का सब्जेक्ट आपको मिलेगा, है ना। तो वहीं से आपको अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टडी करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सब्जेक्ट।
अगर हम बात करें सिविल में, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, और सभी लोग पढ़ते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स को, हर ब्रांच के स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो पर्टिकुलरली सिविल वालों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है कि वहीं पे ही आप सीखते हैं कि भाई बिल्डिंग बनाने में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज़ करा जाता है और उनके टेस्ट वगैरह, ये सब आप वहाँ सीखते हैं। फिर उसके बाद आप जो लोड क्या होता है उसको आप सीखते हैं कि एक लोड जो हमारे बीम के ऊपर या फिर कॉलम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है, तो पहले तो लोड क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी आप डेफिनेशंस प्रॉपर पढ़ते हैं। एंड उसके बाद शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, जो कि एक बहुत नया टर्म हो जाता है, वो आप वहाँ पर सीखते हैं। शेयर फोर्स सीखते हैं, बेंडिंग मोमेंट सीखते हैं, ट्रस सॉल्व करना सीखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल में भी आप जाएं तो वहाँ पे तो आपने देखा होगा बहुत मज़ा आता है, वर्कशॉप होती है मैकेनिकल में। तो एक हमें एक अलग ही लैब मिलती है जहाँ पे बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और कुछ जो पीसेस वगैरह होते हैं उनको आपको डिज़ाइन करना पड़ता है ना, वर्कशॉप में। तो वो एक बीएमई के अंदर एक सब्जेक्ट आ जाता है और आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से पढ़ते हैं, लेथ मशीन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएं तो आप वहाँ सर्किट्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। देन उसके बाद अगर हम जाएं वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर्स में, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होती है, सी प्रोग्रामिंग, है ना, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो ये एक बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना होता है ना। वैसे तो हम सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने होते हैं क्योंकि आपको एंड में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अपना सीजीपीए या परसेंटेज भी देखना है। तो सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे से पढ़िए, बट मेन फोकस करिए जो भी आपका ब्रांच कंसेंट्रिक सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा थर्ड सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट में। क्लियर हुई बात। और यहीं पर ही एक मैथ्स होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर जिनका मैथ्स वीक है तो नो इश्यू, जितना बनता जा रहा है उतना उतना प्रिपेयर करिए। और नेक्स्ट मैथ्स को ना आपको क्या करना है, प्रॉपर जो भी सेमेस्टर में आता जा रहा है, क्योंकि हम 3 सेमेस्टर तक हम मैथ्स पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी वाले एंड केमिकल वाले। एंड अगर हम बात करें सीएस वाले, तो सीएस वाले जो पढ़ते हैं उनको एक M4 भी होता है, उसमें वो पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, DMGT। तो उनके लिए एक बार और मैथ्स उनको पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें मैथ्स को भी प्रॉपर स्टडी करना है, क्योंकि अभी हम और कोई फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते हैं। एक पहला सब्जेक्ट है गेट के लिए जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, जिससे बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है अपने ब्रांच कंसेंट्रिक सब्जेक्ट्स में से, है ना। तो उसमें कोई इतना प्रेशर नहीं होता है। तो मैथ्स होता है मेन, जिसका हर ब्रांच में लगभग 10 to 15% वेटेज होता है। तो आपको फर्स्ट ईयर से मैथ्स को पकड़ते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसे करके आराम से हमारी फर्स्ट ईयर की लाइफ गुजर गई है और नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट ईयर का, तो वो हमें देखना ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके परसेंटेज आए हैं उस परसेंटेज को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके सेमेस्टर में जो परसेंटेज आए हैं वो बहुत ज़्यादा, या फर्स्ट ईयर में जो आपके परसेंटेज आए हैं वो कम आए हैं, तो आपको वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो इंक्रीज़ करने वाला ईयर होता है ना, वो सेकेंड ईयर होता है। थर्ड ईयर में थोड़े से सब्जेक्ट्स हार्ड हो जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का तो इंक्रीज़ करता है या फिर कुछ का थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाता है ना। सो हमें क्या करना है ना, ये जो 2 ईयर्स फिर बचते हैं ना, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। इसलिए हम फर्स्ट ईयर से ही अपनी मेहनत उतनी रखें कि एंड में जब फोर्थ ईयर में अगर हम इतना मेहनत ना भी कर पाए ना, तो हमारे जितने रिक्वायर्ड परसेंटेज हैं उतने हमारे आ जाएं। क्योंकि ऑलरेडी फोर्थ ईयर में हमारे पास बहुत सारा वर्कलोड होता है। अभी हम गिनेंगे एक एक करके, अभी नहीं बता रही हूँ, वो अपन देखेंगे कि कितना सारा वर्कलोड होता है। तो वहाँ पे हम अपना परसेंटेज मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनिशियल स्टार्टिंग से ही परसेंटेज को मैनेज करते हुए चलिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया और आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए,
है ना, सेकेंड ईयर की आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। अब सेकेंड ईयर में जैसे ही आप पहुंचते हो ना, तो वहाँ पे अब आपके आ जाते हैं कोर सब्जेक्ट। वहाँ पे आपके आ जाते हैं कौन से कोर सब्जेक्ट? कोर सब्जेक्ट हर ब्रांच में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आने लग जाते हैं, उनकी डिटेल में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेमेस्टर की स्टडी डिटेल में कर रहे हैं, डिटेल मतलब क्या होता है भाई? डिटेल में इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि क्या होता है ना, सेमेस्टर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, उसमें छुट्टियां आ जाती हैं, उस वजह से फैकल्टीज भी बेचारे कितना सारा पढ़ा पाएं, क्योंकि 5 सब चैप्टर होते हैं। 5 चैप्टर में अगर एकदम बेसिक से भी जाए ना, तो एक सब्जेक्ट पर्टिकुलरली 60 टू 70 आवर्स का होता है, तो वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा पूरा। तो थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन रहता है, डेफिनेशन वाला पोर्शन है या थ्योरी वाला पोर्शन है, तो वो स्किप कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बाकी के न्यूमेरिकल वाले पोर्शन, डेरिवेशन वाले पोर्शंस वो लोग करवाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग फिर क्या करते हो, आप कोई या तो गूगल से सर्च करोगे, या तो ये फलाना ठिकाना जो बुक्स होती हैं उनको आप परचेस करोगे, या फिर आप लाइब्रेरी से इशू करवाओगे और वहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाओगे और फिर पढ़ाई करोगे, है ना। ये सब दिक्कत जाती है हमारे थर्ड सेमेस्टर में। तो अगर आपने थर्ड सेमेस्टर से ही गेट की पढ़ाई स्टडी कर दी, वैसे तो आपने फर्स्ट से ही कर दी थी। फर्स्ट में क्यों कर दी थी? क्योंकि आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट आता है आपका जो सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर से ही हम डिटेल स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं ना सब्जेक्ट की। तो जो आपके 5 सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, उनमें से 3 सब्जेक्ट तो गेट के पेपर के ही सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो कि कोर सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने उनकी स्टडी अच्छे से नहीं की, डिटेल में नहीं की पढ़ी, अगर आपने वो सेकेंड सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई डिटेल में नहीं की ना, तो दिक्कत क्या जाएगी, जो थर्ड ईयर में आप पहुंचोगे तो वहाँ के सब्जेक्ट्स आपके वीक हो जाएंगे और आपको फिर थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। क्योंकि हर सेमेस्टर में या फिर हर ईयर में अपने अपने एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ जाते हैं। तो जो भी सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो वहीं पे ही अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ो। तो अब आप डिटेल में ही स्टडी करने जाओगे ही, इतने डिटेल में पढ़ोगे, तो आप वो सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स जो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो अच्छी बात है कि आप गेट की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़िए। तो गेट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली आप पढ़ोगे तो पहले पॉजिटिव पॉइंट, आपको वहाँ से प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर मतलब बेसिक से लेके टफेस्ट लेवल तक आपकी वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो बेसिक डेफिनेशन से लेके टफेस्ट लेवल तक का न्यूमेरिकल वहाँ पे सॉल्व होता है। तो आपको प्रॉपर एक जगह पे नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ अपने नोट्स लिखेंगे। देन उसके बाद आपको प्रॉपर ऐप वगैरह मिलता है, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक जगह पे ही सारा मटेरियल मिलेगा। तो आपको इधर उधर की बुक परचेस नहीं करनी होगी, इधर उधर की लाइब्रेरी से आपको बुक को इशू नहीं करवाना है, या फिर गूगल से सर्च नहीं करना है, या फिर इधर उधर से यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है। तो आपको पर्टिकुलरली एक जगह जाके आप पढ़ेंगे, एक जगह पे आपको सारा मटेरियल मिल रहा है, तो उसी जगह से आप पढ़ेंगे। तो आपकी क्या पढ़ाई हो रही है, प्रॉपर वे में आपकी पढ़ाई हो रही है, उसमें आपका सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, एंड साथ में ही आपके गेट के वो 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए थर्ड सेमेस्टर में और आपने उनको कंप्लीट कर लिया। तो एंड में क्या मिलेगा रिजल्ट? एंड में हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि हमारा सेमेस्टर का परसेंटेज भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा मैम सेमेस्टर का परसेंटेज इंक्रीज? क्योंकि आपने जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, आपको सिस्टमैटिक वे में लिखने का तरीका पता चल गया था। क्योंकि जैसे मान लो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डेरिवेशन पूछ लिया। अब डेरिवेशन तो फैकल्टी जब क्लास में होता है, तो वो जब हम कॉलेज में लाइफ में होते हैं, तो वो एक आपको स्टार्ट कर देता है, लेट एक्स बी दी ये दिस एंड ऐसे करके वो स्टार्ट कर देता है। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होता है, और वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पूरी पढ़ाई, पूरा सॉल्यूशन। तो लेकिन आप क्या करते हैं फिर, अपने नोट्स में से देख के प्रॉपर थ्योरेटिकल क्या लिखना है, देन उसके बाद डेरिवेशन सॉल्व करना है, फॉर्मूला अब आना चाहिए, इस तरीके से आपको प्रॉपर रिटर्न वर्क आता है। तो उस वे में अगर आप अपनी सेमेस्टर में कॉपी में प्रेजेंट करते हैं वो सॉल्यूशन, तो आप ज़्यादा स्कोर करते हैं, है ना। तो वो
एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और उससे आपका सेमेस्टर का रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आप सेमेस्टर के साथ अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर होंगे फॉर सेमेस्टर के लिए भी, एंड गेट के कॉन्सेप्ट भी आपके सारे, मतलब सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वही सेम तो गेट में पूछा जाता है ना बेटा, तो वो भी आपका क्लियर होगा। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स आपके थर्ड सेमेस्टर में प्रिपेयर हो गए हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या होता है ना कि जो थर्ड सेमेस्टर होता है ना, अभी आप इसमें क्या स्टार्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई गेट की, तो साथ में क्या होता है, हमें प्लेसमेंट भी देखना होता है, क्योंकि थर्ड ईयर में होता है प्लेसमेंट। अब थर्ड ईयर में प्लेसमेंट होता है तो आप थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट की तैयारी तो नहीं करने बैठेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट में अगर आप देखें तो प्लेसमेंट में आपके 4 स्टेज में पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है। सेकंड आपका होता है जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। थर्ड आपका टेक्निकल राउंड होता है। फोर्थ आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो मिनिमम 4 स्टेज में आपका प्लेसमेंट का इंटरव्यू कंप्लीट होता है। तो अगर आपने एप्टीट्यूड की तैयारी भी पहले से ही स्टार्ट कर दी तो आप थर्ड ईयर में जब अपीयर होंगे और जब प्लेसमेंट ईयर आएगा तो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर ग्रुप डिस्कशन का भी हमें जब कभी फ्री समय मिल रहा है कॉलेज में तो वो भी हमने थोड़ी प्रैक्टिस करते गए। तो जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है तो वो इम्प्रूव होने लग जाती है। नेक्स्ट विद टेक्निकल सब्जेक्ट्स की स्टडी आप स्टार्टिंग से ही थर्ड सेमेस्टर से कर रहे थे, क्योंकि गेट का पढ़ रहे थे तो टेक्निकल नॉलेज भी आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब इंटरव्यूअर आपसे टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस करेगा तो आप वहाँ पे आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने टेक्निकल सब्जेक्ट की स्टडी तो पहले कर ली थी, लेकिन जब प्लेसमेंट का समय आया ना तब आपने वहाँ पे क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस किए जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ना कि आपने थॉरोली फुली सब्जेक्ट को पढ़ा। अगर थॉरोली फुली सब्जेक्ट को पढ़ लोगे वहाँ पे उस समय, तो आपको इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़ लिए हैं, उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज आपने पहले ले ली है, और जो इंटरव्यू में जब आप बैठे हैं तो उसके पहले जो प्रिपरेशन होती है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपने वो थर्ड ईयर में की है। तो इस तरीके से थोड़ा मैनेज करना होता है ना। तो अभी थोड़ा सा हम लाइन से आगे निकल गए हैं। तो हमने थर्ड सेमेस्टर में क्या किया ना, थर्ड सेमेस्टर में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी हमने डिटेल में स्टडी करी, जिससे हमारा सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी इम्प्रूव हुआ, है ना, क्योंकि हमने पढ़ाई उस लेवल से की थी, है ना। उसके अकॉर्डिंगली आपका सेमेस्टर का रिजल्ट भी इम्प्रूव हुआ और वो सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे से पढ़ के आपने एक तरफ रख दिए। नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में अगेन आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो अगेन आते हैं, अगेन 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। अगेन 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपने अगेन पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। और उसको आपने पढ़ के जिस तरीके से जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा, सेम वे में आपने फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ाई की, है ना। एंड उसके बाद आप आगे बढ़ गए थर्ड ईयर के लिए। और इधर पे एक पॉइंट नोट करिएगा, सेकेंड ईयर में आपको और क्या चीज़ें करनी है। सेकेंड ईयर में आपको एक गोल सेट करना है और स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट एंड गेट, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही लिया था, वो आपको स्टार्ट कर देनी है ना। अब प्लेसमेंट में और गेट में आप देखें तो कॉमन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों होते हैं। तो मैथ्स तो ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आ रहे थे, और यहाँ पे आपका M3 थर्ड सेमेस्टर में आ जाएगा, वो भी कवर हो जाएगा, तो आपका वहाँ मैथ्स भी खत्म हो गया थर्ड सेमेस्टर में ही। एंड देन उसके बाद आप जैसे ही मैथ्स खत्म हुआ ना, वही थर्ड सेमेस्टर में जब भी समय मिलता है एक्स्ट्रा तो एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दीजिए। तो एक एप्टीट्यूड भी आपका सेकेंड ईयर एंड होते होते पूरा एप्टीट्यूड भी खत्म हो गया। तो 2 सब्जेक्ट्स आपने एक्स्ट्रा वहाँ पे वो भी पढ़ लिए हैं, और 6 सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर में 3 थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिए थे, 3 आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ लिए। तो इस तरीके से आपने 8 सब्जेक्ट कवर कर लिए लगभग। और अब आ गया थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर में अगर आप जाएं तो थर्ड ईयर में आप पहली बार गेट के लिए अपीयर होंगे, पहली बार गेट के लिए आप थर्ड ईयर में अपीयर होंगे, और ऑलरेडी आपने वो सब्जेक्ट्स उतने कवर कर लिए हैं, है ना। अब उनका आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और उसके बाद गेट के पेपर में आपको अपीयर होना है।
थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ, जो गेट का पेपर होता है ना, वो 1 ईयर में 1 टाइम आता है, फेब के मंथ में आता है वो पेपर, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करते जानी है और 3rd ईयर में ही आप पहला अटेम्प्ट दीजिए और कोशिश करिए कि यही आपका फाइनल अटेम्प्ट हो। कोशिश करिए कि 3rd ईयर में जो आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वही आपका फाइनल अटेम्प्ट हो। चलिए, तो 2nd ईयर आपका खत्म हुआ, आपने सब्जेक्ट्स वहाँ पे डील कर लिए सारे, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड सेमेस्टर के भी। नेक्स्ट आता है 3rd ईयर में आप अपीयर करोगे। 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर में अगेन आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जो गेट के लिए इम्पॉर्टेंट थे उनकी डिटेल स्टडी करिए एंड आपने जो 4th और 3rd सेमेस्टर में ऑलरेडी लगभग 8 सब्जेक्ट स्टडी कर लिए हैं उनका रिवीजन करिए। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो 3rd ईयर होता है ना बेटा, वो गेट एग्जाम का फर्स्ट अपीयरेंस ईयर होता है, मतलब आप पहली बार गेट का पेपर 3rd ईयर में देने जाएंगे और लगभग 6th सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है ना, वो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर के बाद, फेब में इसका एग्जाम होता है। तो 5th सेमेस्टर में भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रह गए थे गेट की प्रिपरेशन के लिए वो आपके 5th में कवर हो जाएंगे, स्टार्टिंग में कुछ 6th में हो जाएंगे। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट तो आपने कवर कर ही लिए हैं गेट के एग्जाम के लिए और आप पहली बार गेट का पेपर 3rd ईयर में देने जाएंगे। कोशिश करिए ये आपका पहला अटेम्प्ट के साथ साथ फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए। जो भी आपका गोल था गेट एग्जाम को लेके वो आपका 3rd ईयर में फुलफिल होना चाहिए। 4th ईयर तो है ही, 4th ईयर में आप 2nd टाइम अपीयर होंगे गेट के पेपर के लिए, लेकिन कोशिश करें कि 3rd ईयर में ही हम हायर स्टडी अगर हमें करनी है तो पहले ही हमारा अच्छा गेट स्कोर कार्ड आ जाए, है ना, और आपके प्लेसमेंट के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी आपकी 3rd ईयर में ही हो जाए। हाँ, जो स्टूडेंट्स PSUs को टारगेट कर रहे हैं तो उनको अगेन 4th ईयर में तो पेपर देना पड़ेगा एंड 4th ईयर में उनका जो भी स्कोर आएगा उसके बाद से उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा एंड वहाँ पे वो अपीयर होकर इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, समझ में आई आप सभी को बात? तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, 3rd ईयर में आपने गेट की प्रिपरेशन भी कर ली और एग्जाम दे दिया, पहला अटेम्प्ट आपने दे दिया और प्लेसमेंट ईयर के लिए भी आपकी तैयारी ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पहले से ही चल रही थी क्योंकि आप गेट को एग्जाम को फोकस कर रहे थे। ओके, तो क्या है ना कि 3rd ईयर के पहले ही आपने मेजर पोर्शन खत्म कर लिया अपना, सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी या प्रॉपर नॉलेज आपको मिल गया है, सारे सब्जेक्ट्स का मतलब मैक्सिमम कोर सब्जेक्ट्स का आपको नॉलेज मिल गया है 3rd ईयर में ही। तो प्लेसमेंट ईयर अब स्टार्ट हो जाता है 3rd ईयर से ही, मतलब 6th सेमेस्टर, एंड ऑफ द 6th सेमेस्टर एंड स्टार्टिंग ऑफ द 7th सेमेस्टर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां आती हैं, उसमें आप बैठिए, आपके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बस उनको रिवाइज करिए, जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट होते हैं उस पर फोकस करिए क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको पहले से ही हो गई थी, उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन करके इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये एक समय होता है, फ्रीली आप आराम से प्लेसमेंट की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। अब साथ में एक और चीज़ आ जाती है, कॉलेज से हमको इंटर्नशिप के लिए भी बोला जाता है ना। तो जो ये 3rd ईयर और 4th ईयर का, जो 3rd ईयर का एंडिंग या फिर 4th ईयर का स्टार्टिंग जो होता है ना समय, वहाँ पे 15 डेज या 30 डेज की इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, वो भी आपको करना होता है ना। तो अब ये देखिए सिस्टमेटिक वे में सब कुछ चल रहा है अभी तक, तो आपको वहाँ इंटर्नशिप पे जाना है, अच्छा वहाँ पे इंटर्नशिप में अच्छी फाइल वगैरह बनाइए, प्रॉपर वहाँ पे जो भी वहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए और उसको फिर फाइनल जब आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे प्रेजेंट करिए, तो आपकी इंटर्नशिप भी अच्छे से हुई है। अदरवाइज अगर आप उसको प्रॉपर वे में यहाँ पे प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको एंड ऑफ द 3rd ईयर में सब कुछ करना है, वहाँ आपको गेट का पेपर की तैयारी भी करना है, वहाँ आपको प्लेसमेंट की तैयारी भी करना है, उधर आपको सेमेस्टर के एग्ज़ाम पे भी फोकस करना है
क्योंकि ऑलरेडी आपने सेकेंड ईयर में तो अपने कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो पूरा प्रेशर तो थर्ड ईयर पे ही आ गया। देन उसके बाद आपके माइनर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, उन पे भी फोकस करना है, कॉलेज से असाइनमेंट्स होता है, उन पे भी फोकस करना है। तो बहुत ज़्यादा लोड यहाँ पे, स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आपका ये सब खत्म हुआ तो आ गए फोर्थ ईयर में। आराम से फोर्थ ईयर में जो भी बचे हुए और प्लेसमेंट्स हैं उन पे फोकस करिए। ठीक है, तो आप फोर्थ ईयर में फोकस कर सकते हैं, अपने जो भी आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है उस पे फोकस कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद होता है एक और चांस होता है गेट के पेपर में अपीयर होने के लिए। तो पढ़ लिया था, उसका सिर्फ रिवीजन करना है, क्वेश्चंस वगैरह अप्लाई करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह और सॉल्व करिए और सुकून से गेट का पेपर एक बार और देने जा सकते हैं और पीएसयूज को टारगेट कर सकते हैं। जिन्होंने टारगेट नहीं भी किया था ना पीएसयूज, अगर उन्होंने प्रॉपर थर्ड ईयर तक इस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली गए ना, तो वो फोर्थ ईयर में अल्टीमेटली पीएसयूज को भी टारगेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हायर स्टडी के लिए तो आपने ऑलरेडी गेट स्कोर कार्ड ले लिया है पहले ही, लेकिन पीएसयूज में जाने के लिए आपने पहले ही हायर स्टडी के लिए गेट स्कोर कार्ड तो आ ही गया है, तो एक तो हमें मिल ही गया पॉजिटिव पॉइंट, प्लेसमेंट भी हो गया है। अब हमें बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, फोर्थ ईयर में आराम से पीएसयू को टारगेट करिए तो पीएसयू भी ज़रूर क्रैक होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, है ना। क्योंकि आपने इंटरव्यू में भी काफ़ी इंटरव्यूज, मतलब जो भी प्लेसमेंट्स आए थे उन प्लेसमेंट्स में आप बैठे, तो इंटरव्यू भी आपने बहुत बार फेस कर लिया है। तो आपका वो जब पीएसयू का इंटरव्यू देने जाओगे तो वो पहला इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत बार इंटरव्यू को फेस कर लिया है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा। तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया एंड ऑफ द इंजीनियरिंग ईयर में। जैसे ही आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग खत्म हुई, अब बिंदास आराम से एक और एग्जाम बचा है, यहाँ पे और भी एग्जाम्स हैं, इनका भी एग्जाम दीजिए, है ना। जैसे कि ये आईएएस जो करना चाहते हैं, पीएससीज ज़रूर दें, अपन अपने जो स्टेट पीएससीज होते हैं उनका पेपर ज़रूर दें, है ना। तो वो आपको दे सकते हैं। एसएससी जेई आरआरबी जेई अगर देना है तो ये पेपर एग्जाम्स भी आप पास आउट होने के बाद दे सकते हैं, क्योंकि पास आउट होने के पहले तो आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप अपीयर हो पाएंगे गेट के लिए और प्लेसमेंट के लिए, है ना। पास आउट होने के बाद ही आप ये सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एग्जाम में बैठ सकते हैं। हाँ, अब एक और साइड में आप देख रहे होंगे सेकेंड ईयर में D2D स्टूडेंट एंट्री लेते हैं, डिप्लोमा टू डिग्री जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एंट्री लेते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर कि अब उन्होंने इंजीनियरिंग तो वो कर ही रहे हैं, साथ में उनके पास चांस होता है कि वो अपीयर हो पाएँ एसएससी जेई आरआरबी जेई जीपीएससी क्लास 3 के लिए, उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो वो ऐसा ना करें भाई, इंजीनियरिंग कर रहे हो साथ में, इंजीनियरिंग के साथ साथ जो आपका ये जो आप एलिजिबल हो एक्चुअली, क्योंकि इस पेपर में ना इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट नहीं बैठ पाएगा, इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट नहीं बैठ पाएगा, है ना। जो सिर्फ 12th के जस्ट बाद इंजीनियरिंग कर रहा है वो स्टूडेंट ये वाले पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा अभी, है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं और अब इंजीनियरिंग के लिए बैठे हुए मतलब D2D स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास अच्छा चांस होता है कि वो फॉर्म फिल करें और डायरेक्टली एग्जाम में बैठें, है ना। कौन से एग्जाम में? आरआरबी जेई होता है, एसएससी जेई होता है, जीपीएससी क्लास 3, तो ये एग्जाम्स में वो ज़रूर बैठें, है ना। हाँ, यहाँ पर जो एसएससी जेई और आरआरबी जेई वाला जो एग्ज़ाम है ना उसमें ऑलरेडी पास आउट जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स रहेंगे वो बैठ सकते हैं, बट जीपीएससी क्लास 3 में इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट नहीं बैठता है, वो एलिजिबल नहीं होता है। तो बहुत अच्छा चांस होता है यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चों को कि वो भी एक इस पॉइंट पे भी कंसंट्रेट करें और यहाँ पर प्रॉपर वे में पढ़ाई करें और यहाँ पर अपीयर हो और इंजीनियरिंग के ख़त्म होते होते आपके पास एटलीस्ट ये जॉब होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद वो भी एलिजिबल है, गेट का पेपर भी वो दे सकता है एंड उसके बाद अदर जो जीपीएससी पीएससी क्लास 1 एंड 2 का जो एग्जाम होता है उसको क्लियर कर सकते हो एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो वहाँ पे लास्ट में पास आउट होने के बाद बैठ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरी जर्नी होती है। अगर आप प्रॉपर इस तरीके से प्लान करोगे, है ना, तो आप ज़रूर सक्सेस करोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, एक लास्ट में आपको बताऊं मैं,
स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद ही मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और फिर एग्ज़ाम दूंगा, तो वो एक गलत थिंकिंग होती है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, आपने इंजीनियरिंग में 4 साल जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 4 साल आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स मेनली आपने 3 ईयर में डिवाइड करके पढ़े हैं, वो आप 1 साल में कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ठीक है हम 8-8 10-10 घंटे की मेहनत करके पढ़ लेंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत जाती है। क्या दिक्कत जाती है? जैसे ही आप पास आउट होते हो ना, तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इनकी डेट आ जाती है, इन एग्ज़ाम की डेट्स आ जाती है और हर 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने के ड्यूरेशन में ये एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो आप पर्टिकुलरली कोई भी एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आप क्या करेंगे, जो भी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, उसको आप रिवाइज़ करेंगे और 3 महीने के बाद वो एग्ज़ाम देने बैठ जाएँगे। अगेन फिर 3 महीने बाद फिर कोई नया एग्ज़ाम आ गया, फिर अगेन रिवाइज़ करेंगे या फिर कोई पीवाईक्यू वगैरह अप्लाई करके फिर अगेन वो आप एग्ज़ाम में बैठ जाएँगे। तो ऐसा क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, आप प्रॉपर आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट में स्टडी की रिक्वायरमेंट है उतनी आप कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है ना, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक अदर प्रेशर होता है कि घर वाले या फिर बाहर वाले लोग प्रेशराइज करते हैं, क्यों इंजीनियरिंग कर ली है, अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो ये तरीके से एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है ना। तो इसलिए ना हमेशा हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही इस तरीके से प्लानिंग बना के पढ़ाई करनी चाहिए। अगर इस तरीके से प्लानिंग करके पढ़ाई करोगे तो आपकी प्रॉपर जो स्टडी है सिस्टमैटिक वे में जाएगी, है ना, और आपके पास एंड ऑफ द 4th ईयर इतना ज़्यादा लोड नहीं रहेगा जो आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। हर सेमेस्टर में इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करना था कि गेट की पढ़ाई के लिए राइट टाइम कब होता है। तो गेट की पढ़ाई अगर आप यहाँ पे मैंने बताऊँ मैं आपको, तो मैंने तो आपको फर्स्ट ईयर से ही बता दिया है कि आपकी पढ़ाई तो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है मैडम? देख लो ना, आप मैथ्स आपने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट ईयर से, जिसका वेटेज 15% होता है, एंड थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही आपका मैथ्स खत्म हुआ उधर पर ही आपने जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया, और थर्ड सेमेस्टर से ही आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो अगर आप समय देखें तो समय तो है ही नहीं, फर्स्ट ईयर से ही आपका गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैडम आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो बहुत टफ एग्जाम है, रहने देते हैं। कैसे रहने देते हैं? अगर गेट की प्रिपरेशन यहाँ छोड़ दोगे तो प्लेसमेंट की तैयारी तो आपकी अल्टीमेटली होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट में टेक्निकल नॉलेज की भी तो रिक्वायरमेंट लगती है ना। इंटरव्यू में आप चलो ठीक है, आप पहले राउंड में प्लेसमेंट में आप निकल गए, जीडी में भी चलो निकल गए, टेक्निकल में कैसे आप क्लियर कर पाओगे? टेक्निकल राउंड में तो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायरमेंट रहेगी ना, और वो कोई भी छोटा मोटा डेफिनेशन तो नहीं पूछते हैं, है ना। तो उसमें तो आपको प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो अब अगर उस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वही सेम तो लेवल आपका गेट का भी है ना, वहाँ पे भी तो आप उसकी तैयारी हो ही जा रही है। तो अल्टीमेटली आप गेट की तैयारी भी आपकी हो ही जा रही है और आप एग्जाम गेट का भी ज़रूर देंगे, है ना। और हमेशा याद रखिएगा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, एक जो भी कोई भी ब्रांच से किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है उसके लिए गेट का पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ उसे देना भी चाहिए। उससे पता चलता है कि उसका इंजीनियरिंग फील्ड में किस लेवल पे वो लाई कर रहा है, क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड हर जगह पे मैटर करता है। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे ना, अगर आपका साथ वाला कोई दोस्त जो ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड है अच्छे मार्क्स से, और अगर आपका गेट क्वालिफाइड नहीं है, आप या स्कोर कार्ड में जो मार्क्स हैं वो कम हैं, तो पहली प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, ना कि आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, गेट की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना स्टार्ट करिए और इस वे में कुछ प्लानिंग करिए। थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं बट ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। अगर थोड़ा भी आपने एक्स्ट्रा चेंज यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा भी ज़्यादा चेंजेस कर दिया ना, तो एंड ऑफ द 4th ईयर पे आपके पास बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वर्क होगा और आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस कारण से फिर सक्सेस नहीं मिलता है ना। आपको यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो जिस तरीके से मैंने प्लानिंग दी है ना, इसमें आपकी क्या हो रही है, इनिशियल स्टेज पे लर्निंग हो रही है, और जैसे जैसे आपका एग्जाम आया है वहाँ पे आपको हर प्लेटफॉर्म पे सक्सेस मिलता जा रहा है
है ना। और अगर आप नॉर्मली जिस प्लानिंग से अभी तक चल रहे थे वैसे चलोगे तो उसमें आपको ना लर्निंग मिल रही है, सक्सेस तो मिल ही नहीं रहा है, लर्निंग भी नहीं मिल रही है। लर्निंग आप लोगे पास आउट होने के बाद, जब तो समय बचता ही नहीं है। और जब समय नहीं बचेगा तो कोई भी 10-15 हज़ार की नौकरी को ज्वाइन कर लोगे और वहां पे ज्वाइन करके एक कंफर्टेबल जोन में कोशिश करोगे, रहने की कोशिश करोगे, बट आप खुद कंफर्टेबल नहीं रहोगे। और कहीं कहीं आपके दिमाग में भी ये रहेगा ही कि क्यों मैंने तैयारी पहले से नहीं की है, और फिर थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट करोगे। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे कर भी लेते हैं तैयारी, है ना, एक्स्ट्रा वो जॉब के साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन वो हर एक स्टूडेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। वो हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, वो दोनों चीज मैनेज कर रहा है, बट हर एक बच्चा मैनेज नहीं कर पाता है ना। तो आपको पहले ही अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मैं किस जोन में लाई कर रहा हूँ, है ना। और सबसे बेस्ट है कि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपको लर्निंग के साथ साथ सक्सेस भी हर एक एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लाती रहूंगी जिसमें आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है, कि मेरे को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करनी ही है। तो इस तरीके से आपको क्या है, प्रॉपर प्लानिंग भी मिलती जा रही है, स्ट्रेटेजी भी मिलती जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच भी जा रही है। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।